नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी। अरुण साव वो शख्स है जब छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने की संभावना दूर दूर तक लोग कह रहे थे नहीं है, तब अरुण साव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद करीब एक साल तक पूरे छत्तीसगढ़ में खूब मेहनत करके कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भर के और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, इनको डिप्टी सीएम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्वदेश के पूरी टीम को बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। पिछले सप्ताह ही आपके विभाग का 4 महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, बजट पारित हुआ है। 15,386 करोड़ रुपए का बजट। पहले मैं बात करूंगा आपके पास जो चारों विभाग हैं उस पे, फिर राजनीतिक बातें होंगी, सामाजिक बातें होंगी। तो सबसे पहले ये कि ये जो करीब 15,386 करोड़ रुपए का बजट आपके विभागों में मिला है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ की तस्वीर आप बदलने वाले हैं? चारों विभाग बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं। एक लोगों को न्याय दिलाने में मदद करने वाला विभाग है विधि विधायी और कार्य विभाग। न्यायालयों में सुविधाएं बढ़े, न्यायालय को आधुनिक सुविधाएं मिले, न्यायालय भवन बने, न्यायिक अधिकारी कर्मचारी इनकी पर्याप्त संख्या हो ताकि समय पर लोगों को न्याय मिल सके। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण विभाग है और उसके लिए लगातार प्रदेश के न्यायालयों को आधुनिक बनाने का काम और न्यायालय को सुविधापूर्ण बनाने का काम, इसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है और निश्चित रूप से लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, इस दिशा पर तेज गति से काम हो सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जो लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का काम करता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। और आज जिस प्रकार से वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है और अब तो गांव में पहले मुख्य पेयजल का साधन होता था कुआं, आज कुआं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जहां के पानी उपयोग में आ सके। कुआं या तो फट गए हैं या हैं उसमें पानी नहीं है। तालाबें सूखी हुई दिखती है, खाली दिखती है, आधी दिखती है और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है लोगों के, गांव के लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था बनाना। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद एक बड़ा अभियान उन्होंने लिया, जल जीवन मिशन के नाम से हर घर तक नल से जल पहुंचाने का, शुद्ध पेयजल पहुंचाने का। और दुर्भाग्य ये रहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का काम पूरे देश भर में प्रारंभ हुआ, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार ने आपस में जिस प्रकार से घालमेल किया, योजनाओं को तहस नहस किया और 2 साल बाद वो योजना प्रारंभ हो सकी। और प्रारंभ होने के बाद भी उसके 2 साल बाद अप्रैल 2023 में ट्यूबवेल खोदाई का ठेका दिया और एक तरह से कुल मिलाकर ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस योजना को चौपट किया उन्होंने। पर हमारा विभाग, हमारी सरकार बनने के बाद लगातार उस काम को ठीक करने की दिशा में लगे हुए हैं, उस काम को आगे बढ़ाने की दिशा में लगे हुए हैं
और 40 लाख घरों में नल के कनेक्शन गए हैं और लगातार जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करने में हमारा पूरा ध्यान है। उस दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। गांव-गांव में जो हमारे जल की अलग अलग योजनाएं संचालित है, जलावर्धन योजनाएं जो संचालित है, ट्यूबवेल संचालित है, सोलर पंप वाली नल संचालित है, उन सबके साथ साथ जल जीवन मिशन के काम को आगे बढ़ाने का और इसके लिए एक बड़ा बजट की आवश्यकता थी और वो इस बजट में मिला है। लोक निर्माण विभाग है जो छत्तीसगढ़ से जैसे राज्य में 5 साल में उन्होंने कोई सड़कें नहीं बनाई, उसको मरम्मत नहीं किया, तो वो बड़ी चुनौती है आज। एक तरफ जहां नई सड़क बनाने का और वहीं पुरानी और खराब सड़कों के उन्नयन और मजबूतीकरण का काम, ये बड़ा चुनौती है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया है। कुछ नई योजनाएं हम लेकर आए हैं। छोटे जो शहर हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शहर के बीच से जाती है, तो रिंग रोड बने, वहाँ पर ब्लॉक से ब्लॉक मुख्यालय को जोड़े, ब्लॉक से जिला मुख्यालय को जोड़े, जिला मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़े, जिला मुख्यालय को राजधानी से जोड़े। ऐसी एक वृहद योजना लोक निर्माण विभाग में बनाई है और उसके लिए बजट का प्रावधान किया है। और चौथा विभाग जो है नगरीय प्रशासन विभाग का है। शहर एक तरह से आर्थिक विकास के इंजन का ग्रोथ होता है और वहाँ हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए बजट में प्रावधान किया है। कुछ नई योजनाएं लेकर आए हैं। नगरोत्थान योजना, नगर निगम में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बड़े काम हैं, उसको पूरा करने की योजना लेकर आए हैं। उसी तरह से मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना लेकर आए हैं, जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही समय पर अपना मकान बना लेते हैं तो राज्य सरकार की ओर से गृह प्रवेश के समय एक निश्चित राशि उनको मिले अपनी गृहस्थी के लिए, ये एक योजना बनाई है। ऐसे योजना बनाकर हम शहरों का सुव्यवस्थित विकास करना चाहते हैं। इसके लिए कुल मिलाकर ये 15,000 करोड़ से ऊपर का बजट प्रावधान हुआ है और निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। 15,000 में सबसे ज़्यादा बजट करीब 9,451 करोड़ आपको पीडब्ल्यूडी के लिए मिला है। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ का अभी भी बहुत सारा गांव, हजारों ऐसे बसाहटें हैं गांव के जो जहां तक सड़कें नहीं पहुंची है। अकेले बस्तर में अगर हम बात करें तो अभी इसी विधानसभा सत्र में एक सवाल के जवाब में आया कि 1006 ऐसी बसाहटें हैं जहां तक कोई पहुंच का माध्यम नहीं है। बस्तर पे आपकी सरकार का फोकस है, केंद्र सरकार का फोकस है, गृह मंत्री जी लगातार उस पर फोकस किए हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि आपकी सरकार जो बसाहटें, जो गांव पहुंच विहीन हैं, उसको वहां तक परिवहन की व्यवस्था पहुंचा देगी, वो पहुंच में आ जाएगा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का और भी अलग अलग विभाग के माध्यम से होता है। लोक निर्माण विभाग प्रमुख और सड़कों का निर्माण करती है। ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली सड़कों का काम पंचायत विभाग से होता है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से होता है। पंचायत विभाग भी लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और हमारी सरकार ने तो बस्तर के में खुशहाली और तरक्की के लिए एक बहुत बड़े योजना बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक प्रमुख सड़कों के निर्माण का काम है, भारत सरकार भी बस्तर के लिए बहुत राशि देती है सड़कों के निर्माण के लिए और लगातार बस्तर में आवागमन के साधन बढ़ें। और विकास, सड़क केवल आवागमन का ही साधन नहीं होता है। सड़कें बनने से विकास के द्वार खुलते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, शिक्षा का प्रसार होता है और उद्योग व्यापार से लेकर सारी चीजें गांव तक पहुंचने लगती है। तो ये केवल सड़क आपका बजट है गति का बजट और गति जो है सड़कों से ही आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाकर काम हमारी सरकार कर रही है और इस वर्ष को अटल जी की स्मृति में अटल निर्माण वर्ष का नाम भी हमने दिया है। तो निर्माण के काम भी तेज गति से हो, इसके लिए लगातार प्रयास होगा। विधानसभा का सत्र के बाद लगातार उन कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का, गति
को बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। निश्चित रूप से बस्तर में सड़कों का जाल बिछ रहा है, केंद्र सरकार का भी पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। क्योंकि जो लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि 2026 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका सड़कों की है। क्योंकि सड़क होंगे तो वहाँ सुरक्षा बलों का आना जाना होगा, आवागमन होगा, नेटवर्किंग होगी, लोगों की सुविधाएं पहुंचेगी, तो नक्सलवाद की जो जड़ें मजबूत है वो खत्म होंगी। हाँ बिल्कुल, विकास से ही सड़कों से ही विकास आएगा, विकास से शांति आएगी। और इस दिशा में हमारी सरकार ने ठोस कार्य योजना बनाई है और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। और जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि देश से और बस्तर से मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त करेंगे, तो वो निश्चित रूप से उस दिशा में अनेक प्रयास, सार्थक प्रयास, मजबूत प्रयास और उसके परिणाम भी लगातार दिखे हैं, तो निश्चित रूप से वो संकल्प पूरा होने वाला है। लेकिन ये जो संकल्प है बहुत अच्छा संकल्प है, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी और अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। एकदम मार्च 2026 तक खत्म ही कर देंगे। देखिए, आप जब तक कोई योजना नहीं बनाएंगे, कार्य योजना नहीं बनाएंगे, किसी काम के को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए टारगेट फिक्स किया है कि मार्च 2026 में ख़त्म करना है, नक्सलवाद मुक्त करना है। और उसके लिए सरकार की पूरी कार्य योजना, सरकार का पूरा तंत्र इस दिशा में लगा हुआ है। बड़े बड़े मुठभेड़ हुए हैं और कल तो हमने नई नक्सल नीति का भी ऐलान हमारी सरकार ने कर दिया है। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी राहत और पुनर्वास नीति 2025 का अनुमोदन हुआ है। उसके कारण भी मदद मिलेगी। मतलब नक्सलवाद केवल नक्सलियों को समाप्त करने का ही नहीं है, अनेक तरीके से वहाँ पर शांति की बहाली के लिए, विकास और खुशहाली के लिए हमारी सरकार अनेक एंगल पर काम कर रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, नियत नीला नार योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम हो रहा है। नौजवानों को ऊर्जा से भरने का, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का बस्तर ओलंपिक किया। अब हम बस्तर पंडूम ये योजना लेकर आ रहे हैं। वहाँ की संस्कृति, कल से शुरुआत की थी आपने। कल ही उसके लोगो हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जारी किया है। तो वहाँ की कला संस्कृति, वहाँ के आभूषण, वहाँ के खान पान, वहाँ बस्तर को आगे बढ़ाने में, यानी मैंने कहा आपको, हर मोर्चे पर सरकार बस्तर में खुशहाली और तरक्की के लिए काम कर रही है। यानी ये कहा जाए कि सरकार का संदेश साफ है कि आप आइए, हमारे साथ विकास में कदम ताल करिए, और अगर आप कदम ताल नहीं करेंगे तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, फिर जो है सुरक्षा बल आपको जवाब देंगे। देखिए, ये तो पूरी तरह से ये स्पष्ट है। सरकार दोनों तीनों एंगल लेकर काम करती है और सभी रास्ते खुले हैं। जो विकास के रास्ते पर आना चाहते हैं वो विकास के रास्ते पर आएं, नहीं आएंगे तो सरकार के पास जो तरीके हैं वो तरीका भी हम अपनाएंगे और वो अपना भी रहे हैं। आपके पास जो विभाग, दो महत्वपूर्ण विभाग है निर्माण से जुड़े, लोक निर्माण विभाग सबसे बड़ा विभाग है, नगरीय प्रशासन विभाग भी शहरों में निर्माण का सबसे बड़ा विभाग है। लेकिन निर्माण की गुणवत्ता का जो सवाल है वो आज भी अनुत्तरित है। आप को जाकर के सड़क को चेक करना पड़ता है, सड़क पे बैठ करके, और फिर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये स्थिति केंद्र में मोदी जी की सरकार, यहाँ पर आपके विष्णुदेव साय की सरकार, आपके अंडर में पीडब्ल्यूडी, नगरीय प्रशासन, लेकिन फिर भी क्यों होता है कि पहली बारिश में सड़कें उखड़ जाती है, पहली बारिश में छत टपकने लगता है? ये क्यों हो रहा है? हाँ, ये सही है। ये बड़ी चुनौती है कि जो निर्माण है वो गुणवत्ता युक्त हो, अच्छी हो, टिकाऊ हो, सारे मापदंड को पूरा करते हुए हो। ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए
लगातार जहां पर भी गुणवत्ता की शिकायतें मिल रही है, लगातार कार्रवाई हमने की है और निश्चित रूप से आपको अंतर दिखेगा आने वाले समय में, शहरों में भी, सड़कों में भी, और जो भी निर्माण काम है उसमें आने वाले समय में गुणवत्ता से तो समझौता करने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। गुणवत्ता से किसी कीमत पर भी नहीं समझौता होगा और जितनी बड़ी से बड़ी कार्यवाही करने की जरूरत पड़ी वो करेंगे। मतलब ये है कि भैया अगर छत टपका, सड़कें उखड़ी तो टांग दिए जाओगे। संदेश बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर संदेश है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा किसी को लूटने नहीं देंगे और पाई पाई का काम उनको करना पड़ेगा, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। आपके पास नगरीय प्रशासन विभाग भी है। पिछले महीने ही आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था नगरीय प्रशासन विभाग का, जनता ने उसके हाथों हाथ लिया, जबरदस्त जनादेश दिया। जो आप कहते थे पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक वो नारा सफल हो गया। लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग के बजट में वो जो आप 20 प्रमुख घोषणाएं की थी वो बहुत दिखा नहीं, जनता को थोड़ी निराशा हुई है। देखिए, जिस प्रकार से 14 महीने में हमने शहर के विकास के लिए काम किया है और नगरीय निकायों की दुर्दशा 5 साल में हुई थी, ये किसी से छुपी नहीं है। और अकेले एक साल में अलग अलग योजनाओं में 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शहरों को दिया है हमने विकास के लिए। और इसके कारण से जनता को भरोसा हुआ और जनता को भरोसा जब हो गया, इतना बड़ा जनादेश, कांग्रेस शून्य में आउट हो गई नगर निगम में। और अंतर भी जरा देखिए महापौर के चुनाव का, नगर रायपुर में 1.5 लाख वोटों का अंतर और 70 में से 60 वार्डों में भाजपा की जीत। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा जनादेश है। पर जो हमने अटल विश्वास पत्र जारी किया है नगरीय निकायों के लिए, वो हमारा कमिटमेंट है, अटल संकल्प है हमारा, उसे पूरा करेंगे और शहरों के विकास के लिए, हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, ये हमारी प्रतिबद्धता है, उसको पूरा करेंगे। तो बजट में प्रावधान नहीं है तो कैसे करेंगे? देखिए, ये बजट तो अभी तुरंत आया है जी, ये शुरुआत है। आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो अनुपूरक में ले आएंगे। सरकार के काम करने के रास्ते और तरीके हैं, उसको पूरा करेंगे। आपके पास प्रदेश को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पीएचई डिपार्टमेंट है। आपने पहले चर्चा की, भ्रष्टाचार का एक विभाग की एक छवि उसकी बन गई थी। 1 सवा साल में आपने बहुत कुछ किया उसमें, लेकिन विधानसभा में जिन विभागों के सर्वाधिक सवाल आते हैं उसमें से एक विभाग पीएचई भी है और आपको घेरना पड़ता है, और विपक्ष से ज्यादा तो सत्ता पक्ष से घेरना पड़ता है। मैं लगातार विधानसभा में आपको देखा हूं। ये जो भ्रष्टाचार की जो पूरी छवि बनी है उसको कहां तक निकाल करके ले आए हैं और शुद्ध पेयजल लोगों को कब तक उपलब्ध हो जाएगा? टारगेट थोड़ा सा केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, अचीव हो जाएगा? देखिए, जल जीवन मिशन के कामों की चर्चा विधानसभा में और मीडिया के बीच में भी खूब होती है। उसके पीछे मैंने कारण आपको बताया। मुझे मालूम है इस बात की गंभीरता। आज 2 घंटे भी बिजली बंद हो जाए तो पानी के लिए कितनी तड़फन होती है। पानी जीवन का महत्वपूर्ण चीज है, बिन पानी सब सून। और जब गांव में स्ट्रक्चर बन गए हैं, नल के कनेक्शन हो गए हैं, ट्यूबवेल की खुदाई नहीं हुई है, पानी नहीं आ रहा है, तो सबकी चिंता एकदम जायज और वाजिब है। लेकिन उसके लिए हमारी सरकार दोषी नहीं है। मैंने बताया कि जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने 2 साल तक ये खेलते रहे। आपको मालूम है क्या खेल रहे थे, क्यों खेल रहे थे, कौन कौन खेल रहे थे, कैसे
सेंट्रलाइज टेंडर करने का हुआ, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर अपने लोगों को बांटने का खेल चला। दुनिया का तमाशा इन्होंने और किया। ऐसा हुआ कि जहां पर जल स्रोत नहीं है वहां पर सारा काम करा दिए गए जल स्रोत छोड़ करके। और जल स्रोत का जो बड़ा मामला इसलिए आ रहा है कि इन्होंने एक तो योजना 2 साल बाद प्रारंभ किया, 2021 में प्रारंभ किया, और वो योजना प्रारंभ होने के 2 साल बाद अप्रैल 2023 में ट्यूबवेल की खुदाई का ठेका दिया। तो वो 2 साल ठेकेदार क्या करते? उन्होंने टंकी बनाई, उन्होंने नल का कनेक्शन दे दिया, सब कुछ कर दिया। और ट्यूबवेल की खुदाई का ठेका जो है 2023 में होने के कारण ट्यूबवेल की खुदाई समय पर हुई नहीं। अभी वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है, जितने ट्यूबवेल खोदे जाने हैं वो पूरा नहीं हुआ है। और इसलिए ये जो दिखा दिखा के अभी योजना पूरी नहीं हुई है। यदि हम नल के कनेक्शन तो हमारे 80% घरों में हो गए हैं, पर यदि ओवरऑल संपूर्ण काम की समीक्षा करें तो 50 से 60% काम ही हुआ है और उस पर काम चल रहा है। भारत सरकार ने इस योजना को 2028 तक बढ़ाया है। इसका मतलब अभी काम अधूरे हैं। अब अधूरे काम को दिखा दिखा कर बोलोगे आप कि ये नहीं हुआ है, टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है, सड़कें खुदी हुई है, ऐसी छोड़ के चला गया है। अभी तो योजना पूरी नहीं हुई है, योजना का काम चल रहा है। 50-60% काम ही हुए हैं। जब काम ही पूरा नहीं हुआ है और आप बोलोगे कि ये नहीं हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, अभी तो योजना चल रही है। इसकी योजना नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। आपने तो 60-70 साल देश प्रदेश में राज किया, लोगों को शुद्ध पानी नहीं दे सके आप। और मोदी जी ने दिया तो उसमें ऐसा बंदर बाट किया, ऐसा तमाशा किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों को वंचित कर दिया उससे। अगले पर हमारी प्रतिबद्धता है, नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप जल जीवन मिशन के काम को पूरा करेंगे। काम में कहीं गड़बड़ी होगी तो किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। यदि बिना सोर्स के कहीं पर, अभी देखिए सोर्स नहीं है ये नहीं कहेंगे, इसलिए कि सोर्स बनाने का काम चल रहा है, योजना पूरी नहीं हुई है। जितने ट्यूबवेल खोदने थे वो खुदाई नहीं है। अब ट्यूबवेल खुदाया नहीं तो पानी कहां से आएगा, टंकी कहां से भरेगा, कैसे भरेगा? तो योजना चल रही है, किसी को विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है। कांग्रेस की सरकार ने इस योजना का पूरा मटिया मेट किया, पर हमारी प्रतिबद्धता है, नरेंद्र मोदी जी के इच्छा और आकांक्षा के अनुरूप जल जीवन मिशन के काम को पूरा करेंगे। कहीं पर भी कोई गड़बड़ी करेगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में 25 साल होने जा रहा है छत्तीसगढ़ को, एक साथ 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित करके उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का कोई उदाहरण नहीं होगा, लेकिन वो हमने करके दिखाया। और इसलिए कहीं पर भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो लोगों को कितना पवित्र काम, पुण्य का काम मानते हैं, लोगों को पानी पिलाने का काम। और मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने, मेरी पार्टी ने मुझे ये काम सौंपा है। पूरी ईमानदारी और शिद्दत से इस काम को अंजाम तक लेकर जाने के लिए मेरी प्रतिबद्धता है, संकल्प है और करके दिखाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज जो मुझे इस बजट में दिखा, आपने बहुत चिंता अभी कुछ देर पहले बातचीत में प्रकट की कि जल स्रोत जो नीचे जा रहा है, लगातार वाटर लेवल डाउन हो रहा है, जल संवर्धन की जरूरत है। लेकिन मैं जब देखता हूं आपका बजट, तो जल संवर्धन के लिए केवल 2 करोड़ रुपए आपने रखा है। क्या होगा उसमें? देखिए, जल संवर्धन के लिए काम करने वाले बहुत से विभाग हैं। जल संसाधन विभाग भी करता है, पंचायत विभाग के थ्रू भी होता है, मनरेगा से भी जल संवर्धन का काम होता है। बहुत से विभाग ज्वाइंटली मिलकर जल संवर्धन के लिए काम करते हैं। ये सही है कि वाटर कंजर्वेशन, जल का संरक्षण और संवर्धन, ये बड़ा विषय है। आज दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है जल संरक्षण और जल संवर्धन, और इस चुनौती को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा।
और इसमें एक एक व्यक्ति को भी योगदान करना पड़ेगा। अभी मैं उदयपुर गया था, 2 दिन का उदयपुर में देश भर के जल मंत्रियों का कॉन्फ्रेंस था, सेकंड कॉन्फ्रेंस। और आज ये इस पर कभी काम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पे तेज गति से काम हो रहा है, तेज गति से काम हो रहा है। और अब इस बिल्कुल सही है, वाजिब है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जल का जो स्तर नीचे जा रहा है, और हम सबको इसमें अपनी सहभागिता देनी पड़ेगी। और सरकार के लेवल पर जो काम हो सकता है वो उसको और तेज करने की जरूरत है, और हमारी प्रतिबद्धता है, इसमें करेंगे काम। अरुण साव जी के पास पूरे प्रदेश को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि सरकार के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो विपक्ष को भी पानी पिलाने की जिम्मेदारी इनके पास है। तो अरुण साव जी, करीब करीब 1.5 साल की आपकी सरकार हो गई है। आप तो दहाड़ते रहते हैं, पानी पिलाते रहते हैं विपक्ष को, लेकिन एक सवाल चर्चा में है कि सरकार का जो इकबाल बुलंद दिखना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम दिखता है। चर्चा में ये बात है, क्यों ऐसा है? ये तो चर्चा जो है वो निराधार और बेबुनियाद चर्चा है। सरकार कैसे काम कर रही है, इसके मूल्यांकन का क्या आधार है? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ये जो चुनाव हुए नगरीय निकाय के, पंचायत चुनाव के, मेरिट में पास किया है जनता ने। मेरिट में हमारे 14 महीने के कामों पर जनता की ये मुहर है। जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया हमको कि हम जो काम करने किया है, हमारी जो प्रतिबद्धता है और जो करके दिखाया है। 10 की 10 नगर निगम, रायपुर का मैंने बताया आपको, 70 में से 60 वार्डें बीजेपी की। जनता के पास तो विकल्प भी नहीं है, कांग्रेस है, बीजेपी है, एक देखिए, को चुनना है। जनता जब आपके काम से नाराज होती है तो वो किसी को भी सिर आंखों पर बिठा लेती है। नहीं, उसको तो ये भी चुनना होता है भाई कम खराब कौन है। देखिए, ऐसा है कि वो जब छोटी मोटी जीत होती तब इस बात को आप कहते। इतनी बड़ी जीत, एक तरफा जीत, सुनामी जिसको कह सकते हैं, और सुनामी जीत के बाद भी कोई ये कहे कि सरकार का परफॉर्मेंस वैसा नहीं है जैसी अपेक्षा है, तो ये नहीं है। हर क्षेत्र में, आप किस क्षेत्र की बात करेंगे मुझसे, जिस क्षेत्र की पूछिए आप, कोंटा, बीजापुर से लेकर बलरामपुर तक, बसना से लेकर मोहला मानपुर चौकी तक, चारों तरफ विष्णु के सुशासन का जलवा, जनता का सर्टिफिकेट। अब इसके बाद हमको किसकी सर्टिफिकेट की जरूरत है? क्या है, आप तो सरकार के प्रवक्ता हैं तो उस तरह से, लेकिन एक बात बताइए ईमानदारी से। मैं जितना सरकार का प्रवक्ता हूं उतना जनता का भी प्रवक्ता हूं। एक बात ईमानदारी से बता दीजिए, लाल फीताशाही में क्या अंतर हुआ? इसी विधानसभा में आपके विधानसभा अध्यक्ष को आपके कई अधिकारियों पर गंभीर टिप्पणी करनी पड़ती है उनके कार्यप्रणाली को लेकर के। आप सुने, सरकार को निर्देश देना पड़ रहा है, समय पर विधानसभा का सवाल नहीं पहुंच पा रहा है। आम आदमी को छोड़ दीजिए कि आम आदमी का काम का क्या हो रहा है। और देखिए, ऐसा है कि उसको तो ईमानदारी से मानेंगे कि कुछ करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। देखिए, आपको विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये भी बताया कि विधानसभा के सबसे बड़ा पंचायत है हमारा, वहां का निर्देश का पालन हम सबको करना चाहिए, करना पड़ता है, करते भी हैं। और इसमें कोई कोताही बरतेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होगी। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक संस्थाओं के आदेश का पालन सभी को करना है,
और जो नहीं करेगा उस पर कार्रवाई भी होगी, और ये सुनिश्चित करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, अधिकारियों को लगना तो चाहिए कि सरकार बदल गई है, अब तो बदलना पड़ेगा। अब तो ऊपर मोदी जी है, नीचे विष्णु जी है, अरुण साहू जी जैसे कद्दावर लोग बैठे हुए हैं, तो भैया कार्यप्रणाली बदल लो, ये समझ तो आ जानी चाहिए 1.5 साल में उनको। अब जितनी कार्रवाइयाँ हुई है उसके बाद आपको लगता है कि समझ में नहीं आएगा? कैसे तुरंत बलौदा बाजार की घटना के बाद तुरंत कलेक्टर एसपी पर कार्रवाई होती है? कितने उदाहरण बताऊं? मेरे विभाग के उदाहरण आपको बताया, जल जीवन मिशन का काम हो, मोवा ब्रिज का काम हो, बीजापुर दंतेवाड़ा की सड़क का मामला हो, कितने आपको उदाहरण बताऊं, कितने उदाहरण बताऊं? यानी कोई भी अनियमितता और जनहित के विपरीत काम बर्दाश्त नहीं होगी। इतनी कार्यवाही के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि ये विषय आएगा कि प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है। ये विषय जो कहने वाले हैं आज तो बोलने की स्वतंत्रता है, पर एक तरफ जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया, दूसरी तरफ हमने इतनी बड़ी बड़ी कार्यवाहियां की है, और इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु का सुशासन है। जनता जिस तरीके से आज प्रसन्न होकर आशीर्वाद दी है दोनों हाथों से, इसके तो सबको समझ में आना चाहिए। आपने एक विभाग नया बनाया है, सुशासन और अभिसरण विभाग। बनाने की जरूरत तो इसलिए आई होगी कि कहीं ना कहीं सुशासन नीचे तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए आपने बनाया। अब सुशासन मंत्रालय से निकल के और कागजों से निकल के नीचे स्तर तक, आम आदमी तक, बस्तर के आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ, जो आप कहते हैं ना कि अंत्योदय आखिरी पंक्ति तक, वहां तक पहुंचाने की क्या योजना है, कैसे पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, सरकार की एक एक योजना नीचे तक पहुंचे, ये पूरी गंभीरता से प्रयास हो रहा है सरकार में। और फिर मैं वहीं पर आता हूं कि प्रधानमंत्री आवास को कैसे कांग्रेस की सरकार ने रोका था। आज क्यों प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं? सरकार के प्रतिबद्धता का परिणाम है। नियत नीला नार योजना हम लेकर आए हैं, किसके लिए है, क्यों है, और नीचे तक एक एक योजनाओं का काम आगे बढ़े। शायद बहुत लोगों को अंदाज नहीं था कि ये सरकार इतना जल्दी पंचायत और निकाय का चुनाव करा लेगी। हाँ, सवाल उठ रहे थे, ये कह रहे थे कि शायद नहीं कराएंगे, टालना चाह रहे हैं। इससे बड़ा इकबाल बुलंद और क्या हो सकता है सरकार का? और कितने बड़े हिम्मत का काम, चोरी छुपे कांग्रेस की तरह पिछले दरवाजे से अपना महापौर और अध्यक्ष ने बिठाया। वो कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष थे। आज जो महापौर और अध्यक्ष बने हैं वो जनता के महापौर और अध्यक्ष हैं, जनता ने चुना है उसको। और तब वो कांग्रेस के थे, और इसलिए कांग्रेस का जो स्वभाव था वो किया उन्होंने 5 साल। जनता ने इस बार ये भी बता दिया कि भाई बैलेट और वो जो उसका विषय है ईवीएम का, उसको भी खत्म कर दो। दोनों में जनता ने उसको खत्म कर दिया, कंफ्यूजन ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, अपनी हार से बचने का कोई बहाना नहीं छोड़ा जनता ने। कितनी समझदार जनता है। ये लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, ये इस चुनाव ने बता दिया। कांग्रेस को आज तो मुंह छुपाने को नहीं मिल रहा है कि क्या बहाना बनाए। तो ये आपका जो नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो क्या छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ की तरफ भी बढ़ रही है क्या? मुक्त तो हो ही गई। छत्तीसगढ़ नगर निगम में मुक्त है कांग्रेस मुक्त, जिला पंचायत में भी हो जाएगा दिख रहा है। तो देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की राजनीति, मैं बार बार बोलता हूं, 3 कांग्रेस की राजनीति का 3 आधार है: भ्रम फैलाओ, भय दिखाओ और भ्रष्टाचार करो। ये 3 नीति होती है कांग्रेस की। जनहित की नीति, विकास की नीति इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। जनता के बारे में कभी नहीं सोचते। सत्ता में आने के बाद ये क्या करते हैं? सत्ता में आने के लिए भय दिखाएंगे,
भ्रम पैदा करेंगे और आ गए तो भ्रष्टाचार करेंगे। ये 3 नीति है कांग्रेस की, इसके अलावा और कोई नीति नहीं है। और इसलिए जनता लोकसभा में कितना भ्रम लेकिन फैलाने आप तो ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि आपके जैसा भारतीय जनता पार्टी जैसा लोगों को ब्रेन पास करने वाला भी कोई नहीं है। आपने पिछले चुनाव में जगह जगह कहा अकबर ढेबर उसकी सरकार, ठीक है, लोगों को एकदम दिमाग में बैठ गया। उसके बाद कहा अब ना सही वो बदल के रहे वो, ठीक है, तो वो भी तो आप कर देते हैं, उसका मुकाबला वो लोग बना ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से वो सरकार चल रही थी, मैं आपको एक बहुत गंभीर विषय तरफ ध्यान आपका आकर्षित करूंगा, आपके दर्शकों का। राजनीति में विकास के राजनीति का बड़ा उदाहरण अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने से कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी को मालूम था कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा, कांग्रेस की बहुमत होगी छत्तीसगढ़ के भूभाग पर और कांग्रेस की सरकार बनेगी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाऊंगा, वहां कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, क्यों अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाना, एक राज्य कांग्रेस की सरकार देने के लिए। लेकिन अटल जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास, छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का उनका जो संकल्प है, उसके लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिखाया। पर जब 2000 में कांग्रेस की सरकार बनी, याद कर लिए वो सरकार कैसे चल रही थी। लग रहा था अरे बाप रे, गलती हो गई, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना के ये क्या कर रहे हैं लोग, छत्तीसगढ़ को कहां ले जा रहे हैं। राजनीतिक हत्याएं होने लगी थी और अरे क्या तानाशाही, भ्रष्टाचार जनता ने उखाड़कर फेंक दिया 2003 में। फिर जनता को धोखा देकर, भ्रम फैलाकर 18 में आ गए। और क्या घमंड था, क्या फिर से 75 पार, किस आधार पर 75 पार। उनको लगता था कि हम छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार फिर धोखा दे देंगे। पर वो 5 साल उनकी जो सरकार चली, आप सरकार की एक एक चीज का आकलन करिए। छत्तीसगढ़ के भविष्य को बर्बाद करने का, चौपट करने का संकल्प के साथ वो सरकार काम कर रही है। क्या क्या घोटाले हुए और घोटालों का क्या बनाया, एकदम कैसी भूख थी पैसे की। क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर जो लूटा छत्तीसगढ़ को, विकास ठप। 5 साल में एक बड़ा काम कि जिसका उन्होंने भूमि पूजन किया और उसका लोकार्पण किया, 25-50 करोड़ के एक आध काम ये बता दे। 5 साल में एक काम नहीं, गांव का, शहरों का विकास ठप। लेकिन ये बताइए, 1.5 साल हो गए आपके सरकार के होने जा रहे हैं, घोटाले के किंग पिंग तक आप नहीं पहुंचे हैं। बहुत किंग पिंग की बात कर रहे थे आप। देखिए, जांच की प्रक्रिया होती है, ईडी जांच कर रही है घोटालों की, समय समय इंक्वायरी आगे बढ़ रही है। आबकारी मंत्री कहाँ है अभी, कहाँ है? छोटे लोग हैं, किंग पिंग तक अभी पहुंचना बाकी है। जांच जारी है, जो भी इन घोटालों में शामिल होंगे, कोई छूटेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। मतलब किंग पिंग तक पहुंचेगी सरकार, जांच एजेंसी पहुंचेगी, जांच एजेंसी निश्चित पहुंचेगी। आपको पार्टी ओबीसी चेहरा, सरकार के चेहरा तो है ही, लेकिन ओबीसी के एक बड़े नेता के तौर पर यहाँ तो प्रोजेक्ट की ही है, देश में भी प्रोजेक्ट करना चाहती है। कांग्रेस का एक आरोप है बीजेपी पे कि बीजेपी जो है ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। आप ओबीसी नेता के तौर पे, ओबीसी चेहरा के तौर पे क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपसे भी बताया, कांग्रेस की राजनीति का तंत्र क्या है, भय, भ्रम और भ्रष्टाचार। ये भ्रम फैला रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी ये बता दे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 75 सालों में उन्होंने क्या किया है, जब देश और प्रदेश में उनकी सरकार थी।
ओबीसी कमीशन बना, संवैधानिक दर्जा नहीं था। ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय संस्थानों में रिजर्वेशन नहीं मिलता था और ओबीसी के हित के लिए कोई काम नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों पर मंडल कमीशन आया, किसने विरोध किया था? क्या कहा था कांग्रेस के नेताओं ने? और ये केवल मैंने आपको जैसे बताया भ्रम फैलाते हैं, डर पैदा करते हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में कभी कोई काम नहीं किया। अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में काम करने वाली कोई पार्टी है, कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये अभी जनादेश की बात कर रहे थे कि मेरिट में आपको पास करा दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने, जो है पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक आप हो गए। आपका जो नारा था उसको जनता ने जबरदस्त जनादेश करके सफल कर दिया। जिम्मेदारियां भी तो बहुत बड़ी हैं। अब तो आप कांग्रेस पर ठिकरा नहीं फोड़ पाएंगे कि ये जो है कांग्रेस की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, ये डेवलपमेंट कांग्रेस की वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब तो पंचायत से लेकर जो है पार्लियामेंट तक आप हैं। देखिए, हमने 14 महीने 13 महीने जो काम करके दिखाया, जनता ने उसको मुहर लगाई। इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, काम करने की नियत है और हम काम से भागने वाले भी नहीं हैं। विकास की राजनीति तो हम ही करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी क्या करती है? विकास में राजनीति करती है और हम विकास के लिए राजनीति करते हैं और इसलिए विकास हमारी प्रतिबद्धता है, वो करके रहेंगे, कर रहे हैं। लेकिन आपकी इस यात्रा में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक में आप प्रदेश अध्यक्ष थे, कमान थामे हुए थे, पूरे कार्यकर्ता आपके साथ जी जान से लगे हुए थे। 1.5 साल हो गया, उसकी सुधि आप ले नहीं रहे हैं। अब तो सब चुनाव भी संपन्न हो गए, अब तो कोई लफड़ा भी नहीं है। तो कब तक उन लोगों को जो है खुशखबरी दे रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश के, उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं? देखिए, अभी नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में जो जीत कर आए हैं, ये कौन लोग हैं? पार्टी के कार्यकर्ता है। बचे हुए कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी मिलेगी और जरूर मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के कितने सारे कार्यकर्ता अब हमारे महापौर बन गए, नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए, पार्षद बन गए, जिला पंचायत में बन गए, जनपद में बन गए। सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ताओं को पार्टी ने जनप्रतिनिधि के प्रमुख स्थान पर पहुंचा दिया है। और जो अब कार्यकर्ता बच गए हैं, अब संगठन में मंडल से लेकर प्रदेश तक की जिम्मेदारी संगठन में मिलेगी। जो प्रशासनिक व्यवस्था है निगम मंडल में है, वहां पर भी कुछ को अवसर मिलेगा। तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता की चिंता पार्टी करती है। तो आप तो बहुत बस 1-2 मिनट। हाँ। तो आप तो जो है सरकार के प्रमुख चेहरा है, उसके बाद तमाम रणनीति आप लोग तय करते हैं, तो कुछ आज खुशखबरी तो दे दीजिए जो उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कार्यकर्ता उनको कि तुम्हारा इंतजार खत्म हो रहा है भाई। अब मैंने आपसे कहा कि इतनी बड़ी कार्यकर्ता अब हमारे जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करेंगे। और मैंने आपको ये भी कहा कि अब मंडल के हमारे गठन होंगे, खाली अध्यक्ष बनाए हैं, जिले के अब खाली अध्यक्ष हैं, उनकी टीम बनेगी, प्रदेश की टीम बनेगी और उसी तरह से मोर्चे प्रकोष्ठ बनेंगे। तो सब कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता, क्षमता, अनुभव के आधार पर सबको जिम्मेदारी मिलेगी। सरकार में जिनको स्थान मिलना है वह भी आने वाले समय में पार्टी और मुख्यमंत्री जी तय करेंगे और सब समय के साथ होता है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। कैबिनेट का विस्तार भी अटका हुआ है, बहुत सारे लोग संसदीय सचिव बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए आपके विधायक इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जो मंत्रिपरिषद का विस्तार कब होगा ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत करके जब आवश्यकता होगी वो करेंगे। पर
कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता की चिंता हमारी पार्टी करती है और कर रही है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि मुंगेली जैसे जगह से आपने अपने राजनीतिक सफर की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की और शुरुआत करके विपरीत परिस्थिति में पार्टी ने आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी, प्रदेश अध्यक्ष बना करके उस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए आपने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, उप मुख्यमंत्री हैं। अब आगे क्या राजनीतिक सफर होगा, क्या देखते हैं आगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं और बचपन से विचारधारा में पला बढ़ा और विद्यार्थी परिषद के राजनीति में काम किया, फिर युवा मोर्चा में, और अब जो जिम्मेदारी मुझे मिलती है उसमें अपना 100% ईमानदारी और मेहनत से काम करना, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा रहा है। और पार्टी ने एक छोटे और सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने सांसद बनाया, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आदेश किया पार्टी ने। विधानसभा जीतने के बाद लोरमी की जनता ने 46,000 से अधिक वोटों से जिताया और जितना मान आशीर्वाद लोरमी की जनता ने दिया तो लोरमी के विधायक को पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाकर लोरमी की जनता का मान सम्मान बढ़ाया। और मैंने अपने लिए कभी सोचा नहीं, एक छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जवाबदारी से बड़ा मेरे लिए सौभाग्य का विषय कुछ नहीं हो सकता। और मैं बचपन से लेकर आज तक जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी, मेरा ध्यान केवल इस बात पे लगा रहता है, जो जिम्मेदारी मिली है उसमें डूब जाना, पूरा मन लगाकर ईमानदारी और मेहनत से जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता को, उस काम को सफल करने में लगाना, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा रहा है। आज भी इतनी बड़ी जो जवाबदारी, इतना विश्वास जो पार्टी ने व्यक्त किया है, तो उस विश्वास को खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा हूं और जो कि मैं बचपन से करते आया हूं वही कर रहा हूं और पूरा ध्यान लगाकर काम करता हूं। लेकिन एक सच बात तो ये भी है कि चुनाव जीतने के बाद जो मुख्यमंत्री के लिए प्रमुख नाम चल रहे थे उसमें सबसे आगे आपका नाम था, तो कहीं टीस नहीं होती? मैंने आपसे कहा, मैं अपने बारे में कभी सोचता भी नहीं, मुझे सोचने का अवसर भी नहीं मिला है और मैं कभी सोचता भी नहीं। मेरी चिंता, मुझे क्या जिम्मेदारी देना है, मेरी पार्टी और पार्टी के बड़े नेता तय करते हैं। चर्चा आप लोग क्या चलाते हो, लोगों के बीच क्या चलता है, मैं अपने मन में कोई भाव लेकर नहीं चलता हूं कि मुझे ये बनना है, ये पाना है, लाना है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझे जो काम पार्टी, जिस सेना में जैसे होता है कि जिस सैनिक को जिस मोर्चे पर लगा दिया वो पूछता नहीं आगे पीछे, पूरी ताकत से पूरी ताकत से वहां पर लगता है। मैं भी वही एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मुझे जो काम देती है पार्टी, मेरे पार्टी के बड़े नेता, उस काम को पूरा समर्पण भाव से, ईमानदारी से, मेहनत से, जितनी अपनी क्षमता है वो करने की कोशिश करता हूं। मेरी चिंता, मेरे लिए क्या सोचना है, मेरे लिए क्या काम है, ये पार्टी का। खैर, सिपाही का भी अपना एक सपना होता है, लेकिन ठीक है वो आप नहीं बताएंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर के अरुण साव का क्या सपना है, कैसा छत्तीसगढ़ देखना चाहता है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक उप मुख्यमंत्री के रूप में, एक समाज के एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में कैसा छत्तीसगढ़ देखना चाहते हैं? दुनिया का अद्भुत भूभाग है हमारा छत्तीसगढ़। हर काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है और ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वियों का ये भूमि रहा है। भगवान राम वनवास के 14 में से 10 साल इस धरती पर काटे हैं। भगवान की, प्रकृति की असीम कृपा छत्तीसगढ़ पर रही है और छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने दोनों हाथ से दिया है। बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े जंगल, कोयले से लेकर
हीरे तक का भंडार, अब तो लिथियम भी मिल गया है। और सबसे बड़ी ताकत जो छत्तीसगढ़ की है, यहाँ के सीधे साधे भोले भाले ईमानदार और मेहनती लोग। इतना प्यारा प्रदेश, इतने प्यारे लोग, इतनी प्यारी धरती हमारी छत्तीसगढ़ महतारी, और सुव्यवस्थित रूप से योजना बनाकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया जाए तो देश का अग्रणी राज्य बन सकता है और दुनिया में एक अलग पहचान छत्तीसगढ़ की बन सकती है। दुनिया को ये कहना पड़ सकता है, दुनिया को ये कहेगी दुनिया एक दिन कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इतनी ताकत छत्तीसगढ़ में है। मेरी इच्छा मेरी आकांक्षा यही है कि इतना सब कुछ होते हुए यदि हम बहुत अच्छी योजना बनाकर प्लानिंग से चले तो हम देश के अग्रणी राज्य बन सकते हैं। विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के जीवन में खुशियां और परिवर्तन ला सकते हैं, उसके जीवन में खुशहाली और तरक्की ला सकते हैं। और ये क्षमता है, ये हो, इस दिशा में ही हमारी सरकार काम कर रही है। जी, तो अरुण साव को आपने सुना, बेबाकी से विभाग के बारे में भी बेबाकी से राय रखी, कई जो कमियां हैं उसको बेबाकी से स्वीकार भी किया और कहा कि इनका एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक उप मुख्यमंत्री के रूप में जो आकांक्षा है, जो चाहत है, जो सपना है, वो है कि जो छत्तीसगढ़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमीर धरती के गरीब लोग, वो अमीर धरती के गरीब लोगों की जो ये एक सोच है, जो एक समझ है, उससे छत्तीसगढ़ बाहर निकले, यहाँ का हर एक व्यक्ति खुशहाल हो, हर एक लोग आनंदित हो, और ये अगर पूरा हो जाता है तो अरुण साव जी का सपना पूरा हो जाएगा। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं छत्तीसगढ़ की बात लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आपने मुझे बहुत समय दिया, बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। राम राम, जय जोहार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।